हेलो गाइस, तो अभी हम देखने वाले हैं बॉटनी का मेजर और माइनर का क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर में भी आ चुका है। और ये सारे जो है ये एमसीक्यू हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप गूगल पे देख के कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं। तो ये हमें अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, पहले हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब करना है हमें लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स ऑफ वॉचेरिया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, अगर हम वॉल्वॉक्स के लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो है हैप्लॉनोटिक होता है। इसका अर्थ होता है कि ये डोमिनेंट स्टेज में जो है हैप्लॉइड होता है और फिर डिप्लॉयड जो है वो रिप्रोड्यूस करने के टाइम ही होता है। ये जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका जो है गोनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं मल्टीपल टाइम्स ताकि वो एक कॉलोनी बना सके, और जो कि लगभग 3200 सेल्स का होता है। ठीक है, डॉटर कॉलोनीज जो इसका होता है वो बनता है पेरेंट कॉलोनी से। ठीक है, और जब पेरेंट कॉलोनीज मेच्योर हो जाती है, यही पेरेंट कॉलोनीज, तो फिर वो जो है डॉटर कॉलोनीज बनाती है। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं कि कैसे इसमें वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें देखेंगे कि वॉल्वॉक्स जो है ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जब वो फर्टिलाइजेशन करता है और स्पर्मेटोजुआ और ओवा बनाता है। ठीक है, जब ओवा जो है प्रोड्यूस होता है ओगोनियम के अंदर और स्पर्मेटोजुआ जो है प्रोड्यूस होता है एंथ्रीडियम के अंदर, तो फर्टिलाइज्ड ओवा और स्पर्मेटोजुआ जो है ना डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद जो है वो जाइगोट जो है सिस्ट में बन जाता है और वो जो है रेड कलर का हो जाता है। फिर वॉल्वॉक्स क्या होता है कि वॉल्वॉक्स के पास जो है दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। पहला होता है कि जर्म मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और फिर होता है सोमैटिक मतलब कि जो कि बॉडी या नॉन सेक्सुअल सेल्स होते हैं जो उसके बॉडी को बनाते हैं। देखिए, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना वो फ्लैजेला कंटेन करते हैं, दो तरह के फ्लैजेला कंटेन करते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो उसके होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, और कहा जाता है क्या कि वॉल्वॉक्स जो है एसेक्सुअली फेवरेबल कंडीशन में जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका हम पिक्चर अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे वॉल्वॉक्स कॉलोनी है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स हैं, यहाँ पे देख ले आप फ्लैजिला है, ये जो है इसका सोमैटिक सेल्स है, ये जो है साइटोप्लाज्मिक फाइबर है, ये कोइनोबियम है, ये फ्लैजेला हुआ। अब एक सेल का देखो तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल हो गया, अंदर में आई स्पॉट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में बनाने को आ सकता है। देखिए, अगर हम वॉचेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो क्या होता है कि वॉचेरिया जो है एक एल्गल जीनस का होता है। इसका जो जीनस होता है वो अलगी वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है ना वो थिक वॉल्ड ऑस्पोरस के तरह होता है जो कि अलाउ करता है इसको इस अलगा को सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब कि जब ये फेवरेबल कंडीशन का नहीं मिल रहा है तो इसका जो थिक वॉल्ड होता है उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कब होता है जानते हैं, वो चेरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है जो स्पोर्ट्स एक्वेटिक स्पेसीज में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एपेलेनोस्पोर्स जो होता है और एपेलेनोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है टेरेस्ट्रियल स्पेसीज में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है, वो चेरिया जो है ना प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडा और ओगोनिया जो कि बाद में जो है फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। अब देखिए ओस्पोर डेवलपमेंट कैसे इसमें होता है तो ये जान लेते हैं। जाइगोट डेवलप करता है एक मोटे से वॉल में जिसको कि हम ओस्पोर बोलते हैं, जो कि अलाउ करता है अलगा को इस वॉचेरिया को सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में। इसमें जर्मिनेशन कैसे होता है हम जान लेते हैं। जब कंडीशन जो है ना इंप्रूव होते हैं, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आने लगता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑस्पोर्स जो है ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं ताकि वो नया हैप्लॉइड थैली बना सके, इसको थैली ही बोलते हैं। फिर जो ऑस्पोर होता है ना वो अंडरगो होता है, मतलब कि वो करता है रिडक्शन डिवीजन, उसके बाद क्या हो जाता है कि वो जो हैप्लॉइड थैलस हो जाता है, यही थैली जो है थैलस बन जाता है। फिर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं। वॉचेरिया जो है ना रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली बाय फर्मेंटेशन। मतलब पूछेंगे ना कि वॉचेरिया में वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कैसे वो करता है तो बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, वॉचेरिया जो है ना एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है जिसका कि अर्थ होता है कि ऑस्पोर ही जो है ना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है उसके लाइफ स्केल में, जबकि हैप्लॉयड वचेरिया थाइलस जो है ना वो ब्रांच होता है, सिलिंड्रिकल होता है या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें हेल्प मिले।
देखिए इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं याद रखने के लिए। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वॉचेरिया जो है इस तरह से जो स्कोर बनाता है, पेन स्पोर्ट्स बनाता है, आइकेनेट्स बनाता है एसेक्सुअल साइकिल के लिए। और सेक्सुअल साइकिल के लिए पहले तो वो एंथ्रीडा बनाएगा, एंथ्रोजोइड बनाएगा, फिर ओगोनिया बनाएगा, फिर वो ओवम बनाएगा, ये दोनों फ्यूज करके वो स्पोर बनाएंगे, फिर वो रिडक्शन करते हैं और फिर से ये बनेगा, फिर से ये साइकिल चलते रहता है, समझ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं इसका एक दो डायग्राम देख लेंगे, वॉचेरिया का डायग्राम देखिए इस तरह का होता है, इसको ही देखते हैं। ये काफ़ी इजी डायग्राम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ये न्यूक्लियस है इसका छोटा छोटा, फिर यहाँ पे मेन फिलामेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको काम आएगा। अब देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पे बोला गया कि हमें डिस्कस करना है थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो कि अल्गी में मिलते हैं। तो देखिए अल्गी के पास ना वाइड रेंज होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि विविध प्रकार का वो जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, जिसमें कि यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, सिफोनेसियस एंड पेरेनकाइमेटस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये जो है ना मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल हो सकता है, मतलब वो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। मोटाइल की बात करें तो इसमें जो है फ्लैजलेट्स होते हैं तभी तो वो चल पाएगा। नॉन मोटाइल में जो है कोकोइड होता है या फिर वो स्पाइरल होगा। कोलोनियल की बात करें तो इसमें जो मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। फिलामेंटस की बात करें तो इसमें अनब्रांच्ड या ब्रांच दोनों हो सकता है। सिफेनेसियस में बात करें तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियटम होता है, मतलब कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जहाँ पे कि न्यूक्लियर डिवीजन होते रहता है और जहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन के लिए जो है सेप्टा फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेरेनकाइमेटस की बात करें तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं अल्गी के जो कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि क्लेमेंडोमस होता है, ये एक यूनिसेलुलर मोटाइल अल्गी है जिसके पास दो फ्लैजेला होता है फ्रंट एंड पे, क्लोरेला होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, और नॉन मोटाइल अल्गी होता है, ये वोल्वॉक्स हो गया। एक कोलोनियल मोटाइल अल्गी है, ये हाइड्रोडिकोटाइन होता है, एक कोलोनियल नॉन मोटाइल अल्गी होता है। वोचेरिया होता है जो कि साइफनस अल्गी होता है। स्पाइरोगाइरा होता है जो कि अनब्रांच्ड फिलामेंटस अल्गी होता है। क्लैडोपोरा होता है जो कि ब्रांच्ड फिलामेंटस अल्गी होता है। क्लेओकैटी होता है जो कि डिस्कॉइड अल्गी होता है, ठीक है। इसके हम कुछ इमेजेस को देख लेते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन अल्गी के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे वोल्वॉक्स का दिया हुआ है। मोटाइल कोइनोबायल होता है, ये यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड मोटाइल है। क्लैमेडोमास है। नॉन मेटाइल कुकोडोइड जो है क्लोरेला में मिलता है। यूलोथ्रिक्स में अनब्रांच्ड फिलामेंट मिलता है। फॉल्सली ब्रांच्ड साइकोटेनियम, ये सब देख रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से जो भी आपको याद रहे वहाँ पे बना दीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करना है हमें लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज में। तो चलिए हम आगे समझते हैं इसको। देखिए अगर हम बात करें कि लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल जो होते हैं वो जो है दो प्रकार के होते हैं, जो कि है बैक्टीरियोफेज और फेज कैन इफेक्ट अ बैक्टीरियम और फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछा है तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। देखिए लिटिक साइकिल क्या होता है, फेज इन्फेक्ट द बैक्टीरियम। इस फेज में जो है ना वो जो है बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर देता है, हाइजेक कर देता है सेल्स मशीनरी को, और वो जो है ना रिप्लिकेट करता है, खुद को डिवाइड करता है। और इसमें ना फेज क्या करते हैं, वो जो है सेल को जो है फाड़ देते हैं, मतलब कि उसको फोड़ देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, रिलीज करते हैं न्यू फेजेस, और फिर लाइटिक साइकिल जो है ना फास्टर हो जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल जो है आ जाता है फिर, ठीक है ना। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि इसमें फेज क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियम को और इंसर्ट करते हैं अपना डीएनए उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। फिर क्या करते हैं कि फेज जो है ना डीएनए बिकम्स, फेज का जो डीएनए है वो जो क्या करता है होस्ट सेल के डीएनए से एकदम मिल के उसका जैसा ही बन जाता है, और क्या करता है कि वो जो है कॉपी हो जाता है, और फिर जो है नया सेल जो बनते हैं उसमें भी उसका जो फेज का जो डीएनए है होस्ट का डीएनए के साथ मिलके मतलब अगले नए नए सेल में वही निकलने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बैक्टीरियम जो है क्या करता है कि जो कि फेज का डीएनए कंटेन करता है उसको हम कहते हैं लाइसोजेन, और यहाँ पे जो फेज का डीएनए होता है ना उसको हम कहेंगे प्रोफेज। और देखिए लाइसोजेनिक साइकिल जो है ना अलाउ करता है फेज को परसिस्ट करने में डोरमेंट स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए डीएनए अगर उसका वो रेप्लिकेट करेगा मतलब क्या हुआ कि उसमें जो फेज है वो ज़्यादा दिन तक उसके में जिंदा रह पाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर चॉइस हमें मिले कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स जो है ना वो डिपेंड करता है सराउंडिंग कंडीशन पे, मतलब कि ये तभी होगा जब कि फेवरेबल कंडीशन उसको उपलब्ध हो। देखिए लाइटिक साइकिल जो होता है ना वो यूज होता है व्हेन जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है। लाइटिक जो है अनफेवरेबल में होगा, जबकि लाइसोजेनिक फेज जो है ना वो जो है कंडीशन तभी होंगे, उसी कंडीशन में होंगे जब वो फेवरेबल होते हैं, ठीक है।
अब देखिए लाइसोजेनिक साइकिल और या लाइटिक की बात करें तो देखिए टेम्परेट बैक्टीरियोफेज में जो है ना, जो दोनों लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल होते हैं, जबकि लाइटिक साइकिल जो होता है ना, फेज जो है इसमें रेप्लिकेट करता है और लाइस करता है होस्ट सेल को, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो है फेज जो है ना डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देता है और होस्ट जीनोम में, और फिर जो है वो पास करता है आगे के जितने भी वो होंगे, क्या बोलते हैं, सेल्स जो डिवाइड होंगे। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगेगा। देखिए फेज इन्फेक्ट कर रहा है सेल को, फिर जो है फेज डीएनए अपना सर्कुलाइज कर रहा है। इस डायग्राम को आप फोटो खींच लीजिए, आप वहाँ पे बना दीजिएगा, जितना याद होगा हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पूछा है क्या कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है, मतलब कि बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस बताना है कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बैक्टीरिया को हम उगाएं। तो देखिए बैक्टीरिया जो है ना एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल जीवाणु है, जिसका कि बहुत सारा इकोनॉमिक यूज होता है, जिसमें कि आता है फूड प्रोडक्शन। देखिए बैक्टीरिया का यूज जो है ना योगर्ट को, दही को बनाने में होता है यूज, चीज़ को और विनेगर को बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेडिसिन को बनाने में यूज होता है, कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स या अदर केमिकल जो है उससे बैक्टीरिया को बनाया जाता है, बैक्टीरिया को यूज करके उन्हें बनाया जाता है। देखिए वेस्ट ट्रीटमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया, जो है ना डिकम्पोज करने में हेल्प करता है ह्यूमन वेस्ट, और जो भी सेवेज और क्लीन वाटर और पानी को भी क्लीन करने में हेल्प करता है रिसाइकलिंग के दौरान। देखिए सॉइल फर्टिलिटी को भी बैक्टीरिया जो है बढ़ाता है। देखिए बायो माइनिंग में भी ये जो है ना हेल्प करता है, ताकि रिकवर कर सके गोल्ड प्लेडियम और कॉपर को, ताकि वो गंदगी खा जाएगा तो गोल्ड कॉपर बच जाएगा। देखिए फाइबर रेटिंग में भी हेल्प करता है, सेपरेट करता है स्टेम कॉर्ड लीफ फाइबर को अलग अलग टिश्यू से, ठीक है। फिर क्यूरिंग में भी हेल्प करता है, कि बैक्टीरिया जो है ना बहुत सारा टी लीव्स का जो बेटरनेस होता है, या तंबाकू लीव्स का जो बेटरनेस होता है, मतलब करवापन, या कॉफ़ी का करवापन, या कोकोआ का जो करवापन होता है, उसको दूर करने में हेल्प करता है हमारी। अब देखिए हम आते हैं डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम होता है, कि मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बनाने में हेल्प करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव फैक्टर्स, देखिए प्रिजर्वेशन में भी बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए बैक्टीरिया जैसे कि एसिटोबैक्टर हो गया, इसको ना ये हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने में, हेल्प करते हैं एथाइल अल्कोहल को विनेगर में, ठीक है। तो विनेगर जो है एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, ठीक है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ताकि वो होस्ट सेल में जो है डीएनए जो हमें चाहिए उसका जो है उसमें घुसाने के लिए, ठीक है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे होता है, देखिए 12th में पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पे होस्ट सेल में घुसा देता है डीएनए जाके होस्ट में। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हेल्प होता है। देखिए बायोफार्मास्यूटिकल्स में कैसे होता है, कि ये जो है ना बैक्टीरिया जो है ना बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट है, 10-15 पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि अलग अलग क्या मैकेनिज्म है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या अलग अलग क्या बोलते हैं मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पहले हम समझ लेते हैं। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कि जब हम जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे से मिक्स करते हैं, दो अलग अलग जगह के होते हैं मटेरियल और उनको एक साथ मिक्स करेंगे तो उसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए 3 तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना जेनेटिक मटेरियल यूज करता है इन्वायरमेंट से, ट्रांसडक्शन यूज करता है बैक्टीरियोफेज से, और जो है कॉन्जुगेशन जो है यूज करता है वो दो अलग अलग बैक्टीरिया से। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कि यहाँ पे जो है ना एक पीस लिया जाता है डीएनए का, जो कि रिसिप्ट बैक्टीरियम से जो है लिया जाता है। अब यहाँ पे जो है ना क्लोथिंग स्वैब वगैरह कुछ नहीं यूज होता है। यहाँ पे जो क्या करते हैं, और इसको सीधे लेके इसका डीएनए हम अलग करके और सीधे जो है डायरेक्टली जो है जो बैक्टीरियम सेल में हमको डालना है उसमें उसके क्रोमोसोम में डाल के और अपना काम निकलवा लेते हैं। देखिए ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये सेकेंड मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, और इसमें जो है क्या किया जाता है कि डीएनए जो है ना ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया में वायरस के थ्रू। अब देखिए ट्रू इवन बैक्टीरिया कैन कैच अ कोल्ड। अब देखिए एक बैक्टीरिया को भी कोल्ड हो सकता है, तो ये क्या बताता है कि वायरस जो है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो देखिए ऐसे ही ये वर्क करता है। अब क्या कहते हैं कि जब एक वायरस जो है ना इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरियम को, तो वो क्या करता है कि अपना डीएनए जो है ना उसमें इंजेक्ट कर देता है, और इसके थ्रू जो है क्या ना तो बैक्टीरिया के पास ना वही डीएनए आ जाता है और वो उसको रिप्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ट्रांसडक्शन और रिकम्बिनेशन पे चलते हैं।
कॉन्जुगेशन आई थिंक नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कॉन्जुगेशन के बारे में जान लेते हैं। एक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें कि क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है। और कैसे होता है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से किया जाता है, ठीक है, और इसको ये बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको आराम से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसका फ़ोटो थोड़ा हम देख लेते हैं, ये कुछ इसका जो है डायग्राम है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जो है ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए ये जो है ना, अब देखिए ये जो है क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। अभी हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए हेट्रोसिस्ट के बारे में हम पहले जान लेते हैं, इस पर शॉर्ट नोट निकला था, हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि ताकि एग्जाम में 3-4 ही याद रहे हमको कम से कम। देखिए हेट्रोसिस्ट क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ये सेल होता है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है ना फिक्स करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसका फंक्शन क्या होता है, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स करता है जहाँ पे नाइट्रोजन को जो है लैक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, एनवायरनमेंट में, जैसे कि रूट हो गया बहुत सारा प्लांट्स का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होता है जो कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका होता है, फुल्ली ग्रोन होता है, ठीक है। इसके पास जो है थिक सेल वॉल होता है, ये जो है पॉलीसेक्राइड से बना होता है, ग्लाइकोलिपिड से बना होता है और इम्परबिएबल होता है ऑक्सीजन से, मतलब कि ऑक्सीजन इसके बॉडी को छेद करके अंदर नहीं घुस सकती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो है ना एक ऐसे पैटर्न में ये फॉर्म होता है जहाँ पे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये जो है बनता है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट जो है ना साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है और इसका यूज़ होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ने के लिए, ठीक। इसका यूज़ होगा एग्रीकल्चर में, बायो फर्टिलाइजर में, जैसे कि एजोला प्लांट जो है ना, जो कि एज ए एनाबेना स्पेसीज जो कंटेन करता है इसका, वो जो क्या करता है कि इंक्रीज करता है क्वालिटी और क्वांटिटी राइस क्रॉप्स का, ठीक है। इसका यूज़ होता है कि एनाबेना स्पेसीज जो इसका है वो राइस क्रॉप के मतलब चावल की खेती के दौरान इसको यूज़ होता है ताकि उसकी खेती अच्छी हो सके। चलिए आगे हम चलते हैं, ग्लोब्यूल के बारे में जानते हैं। आइए तो हम अब देखते हैं ग्लोब्यूल के बारे में। तो देखिए ये एक स्मॉल पार्टिकल होता है जो कि मैटर का बना होता है, ठीक है, और स्फेरिकल फॉर्म इसका होता है, स्फेरिकल शेप होता है, गोल आकार का होता है, ठीक है। और ग्लोब्यूल्स स्नूज इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो मिनट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ये जो है ब्लड लिम्फ में भी रहते हैं और ये जो है पस कॉर्पसल में भी होते हैं और माइनट फंगी में होते हैं और स्पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना लिटिल पिल या पैलेट के फॉर्म में होम्योपैथिक में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस में चलते हैं। तो देखिए वायरस का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली होता है। तो इसको जो है रिसर्च में यूज़ किया जाता है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग स्पीसीज में, ठीक है। वायरस जो है दोनों तरह का काम कर सकता है, बेनिफिशियल और ख़राब भी काम कर सकता है, हमारे लिए घातक भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो है पानी प्रिजर्व करने में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि ये जर्म को एलिमिनेट करता है और लिक्विड के फ्रेशनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और देखिए पॉक्स, पोलियो, मम्प्स, जॉन्डिस और अदर डिजीज़ जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं इन डेड वायरसेस वाले जो इंजेक्शन होते हैं उससे, ठीक है। जैसे कि इसको वैक्सीन्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कुछ वायरस जो होते हैं वो जो है कंट्रोल इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, जो कि आदमियों के लिए घातक हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे वायरस जो है डिजीज़ मैनेजमेंट में भी काम करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे T2 बैक्टीरियोफेज जो है वायरस जो है हमें बचाता है डिसेंट्री से। कैसे बचाता है, ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है मार देता है, जैसे कि E. coli वगैरह हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा फैमिलियर लिविंग मॉडल जो है ना यूटिलाइज होता है लेबोरेटरीज में वायरस का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायरस को ना नॉर्मली यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें कि उसमें कुछ DNA डाल देते हैं और वो जाके बैक्टीरिया में या किसी और लिविंग होस्ट में जो है जाके हमारे मन का जो है DNA उसमें डाल देता है ताकि वो हमारा जो बेनिफिशियल DNA है उसका रेप्लिका करते रहे। तो यही है इसका बेनिफिट। तो चलिए हम आगे चलते हैं, TMV के बारे में जानते हैं।
देखिए टीएमवी क्या होता है, टीएमवी को हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो है ना बहुत ही छोटा वायरस होता है, इसका शेप रॉड शेप्ड होता है और ये जो है ना पाया जाता है टोबैको में, ठीक है। टीएमवी को जो है ना पहली बार जो है वायरस की तरह आइडेंटिफाई किया गया था 19th सेंचुरी में। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम जान लेते हैं। ये जो है ना वायरल पार्टिकल होता है और ये जो है ना आरएनए के साथ और प्रोटीन कंपोनेंट से बना होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब ये क्या क्या चीज़ में होता है या क्या क्या चीज़ में इंक्लूड होता है। ये देखिए ये जो है होस्ट पैथोजिन से अगर इंटरेक्ट कर जाए तो ये जो है प्लांट के बारे में और पैथोजेंस के बारे में पढ़ने में हमें हेल्प कर सकता है। देखिए सेलुलर ट्रैफिकिंग में भी हेल्प करता है, जैसे कि मतलब कि टीएमवी हमें बताता हेल्प करता है कि सेल्स के बारे में पढ़ने में, सेल्स में कैसे सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है इसके बारे में। फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होता है। देखिए टीएमवी जो है ना फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स में भी जो है को भी स्टडी करने में हेल्प करता है। और आगे चलते हैं नैनो मटेरियल्स, मतलब कि टीएमवी जो है क्या चीज़ में हेल्प करता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही स्टेबल होता है, जिससे कि वो जो है ना फैब्रिकेटिंग नैनो स्केल मटेरियल में हेल्प करता है, मतलब कि नैनो स्केल फैब्रिक्स जो होता है उसको प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। देखिए वायरल वेक्टर जो होता है इसके बारे में बताते हैं कि टीएमवी जो है ना हमें वायरल वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ने में हेल्प करता है और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल दूसरे होस्ट सेल्स में, ठीक है। ये जो है एक तरह का प्लांट डिजीज़ भी कॉज कर सकता है, जैसे कि प्लांट ये क्या करता है कि मोटलेड पैटर्न का जो है लाइट या डार्क ग्रीन कलर का जो है लीव्स में, प्लांट्स के लीव्स में जो है दाग हरा या लाइट ग्रीन कलर का दाग उत्पन्न कर देता है। और ये क्या करता है कि प्लांट्स को जो है ना उसका ग्रोथ को रोक देता है। और ये जो है प्लांट जब छोटे होते हैं ना तभी प्लांट्स में ये बीमारी कॉज कर सकता है, बड़े प्लांट्स में ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। चलिए हम आगे चलते बैक्टीरिया के शेप के बारे में जानते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया जो है ना तीन बेसिक टाइप्स में बांटे जा सकते हैं उनके शेप के आधार पे। तो देखिए कोकोई शेप का होता है, बेसिलाई शेप का होता है, स्प्रिलियम शेप का होता है। देखिए कोकोई क्या होता है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। बेसिली क्या होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। स्प्रिलियम क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो है ना नॉर्मली जो है ना इस तरह में इस अरेंजमेंट में जो है हम इसको अरेंज कर सकते हैं, डाइप्लो, पेयर्ड, स्टैफ्लो, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स और स्टेप्टो चेन्स के फॉर्म में होगा। तो देखिए शेप जो होता है ना बैक्टीरिया का वो हेल्प करता है उसको जो है उसके इन्वायरमेंट से, उसके कंडीशन से उसमें सर्वाइव करने में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले किसी बैक्टीरिया का जो कि जिसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत अच्छा है, तो वो क्या उसको हेल्प करेगा कि वो उसको हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उसका ज़रूरी चीज़ है उसकी जिंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट से लेने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे कैसे हेल्प करते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया का शेप्स है। जैसे देखिए कोकोबैसिलियस, बैसिलियस, डिप्लोबैसिलाई, हाइफा, स्टॉक, फ्लेमेंटस, ये सारे जो है ना डिफरेंट टाइप है। आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल आपको लिखने में हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। देखिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो जो है डीएनए, फॉरेन डीएनए को ले लेता है बाहर के एनवायरनमेंट से और क्या करता है कि इसको जो है खुद के ही जीनोम में जो है मिला लेता है, मतलब कि खुद के ही डीएनए में मिक्स कर लेता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो रिसिप्ट बैक्टीरिया जो कि हम जानबूझ के भेजे थे जिसमें अपना मन का होस्ट बैक्टीरिया डाल के, तो वो जो है ना सक्सेसफुली जो है नया डीएनए जो है डाल देता है होस्ट के शरीर में। देखिए ये कैसे किया जा सकता है, देखिए डोनर बैक्टीरियम जो है ना रिलीज किया जाता है, जो डोनर बैक्टीरियम जो है फ्री डीएनए जो है ना इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, विच इज़ फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जिसमें वो है वो जो है उसको ले लेता है अपने शरीर में और क्या करता है कि जिससे बैक्टीरिया जो है फिर जो है उसको मिलाते हैं अपने जीन्स में। जो जब वो अगली बार मिलाने के बाद जब सेल डिवीजन करता है ना तो उसके आगे के सेल में वो नया वाला डीएनए भी मिक्स होके फिर एक्सप्रेस होने लगता है, ठीक है। ये कब होगा, जब बैक्टीरिया जो है ना स्पॉन्टेनियसली जो है रिलीज करेगा डीएनए इन्वायरमेंट में, अगर एक्सट्रीम कंडीशन में, इसलिए उसको हम एक्सट्रीम कंडीशन देते हैं, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन, तभी तो डीएनए अपना रिलीज करेगा ना ताकि उसका रिप्रोडक्शन हो सके। देखिए ये कब हो सकता है, तो देखिए सारा बैक्टीरिया जो है ना ये जो है फॉरेन डीएनए नहीं ले पाता है, तो इसलिए ना इसको जो है ना आर्टिफिशियली कराया जाता है लेबोरेटरी में हमारे मनपसंद केमिकल्स को रिलीज कराने के लिए। देखिए
ये जो है तभी हो सकता है जब किसी भी बैक्टीरिया को हम ट्रीट करें केमिकल्स के साथ और उसको एक्सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तभी ये हो सकता है। और देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ना सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित मेथड है एक जीन को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसी चीज़ को यूज़ करती है, यूज टू इंसर्ट अ ह्यूमन जीन इनटू अ बैक्टीरियल। देखिए डीएनए टेक्नोलॉजी इसी कुछ चीज़ को यूज़ करती है, ह्यूमन जीन हमारे जीन को बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देती है, जिसके पास क्या होता है कि ह्यूमन प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके बाद जो क्या बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके लिए वो सुई बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि पहले गाय वगैरह को मारना पड़ता था उस प्रोटीन के लिए। तो ये बहुत ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और इनका लाइफ साइकिल बहुत ही फास्ट और छोटा होता है, तो हमें जल्दी से अपना जो है प्रोडक्ट मिल जाता है और ये बहुत जल्दी डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ना टीएमवी और ये जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस जो है पिछले साल भी पूछा गया था और उससे पिछले साल भी पूछा गया था, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको याद हो जाना चाहिए ये। चलिए ये 3 जो टॉपिक बच गया वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक लॉन्ग आंसर बचेगा जो कि बहुत बारी पूछा गया है, तो जुड़े रहिए। चलिए तो अब हम आते हैं कोइनोबियम पे। देखिए कोइनोबियम क्या होता है, ये जो है ना एक कॉलोनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो लूजली एसोसिएटेड होते हैं और साथ रह रहे होते हैं, मतलब कि उतने ज़्यादा खुद एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं जीवन के लिए, लेकिन एक साथ रह रहे होते हैं और वो जो है एक सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेल्स कोइनोबियम में रहते हैं वो नॉर्मली जो है ना साथ रहते हैं एक जेली के कारण, जो कि सेक्रेट होता है, जो उस कॉलोनी में रह रहे होते हैं उन्हीं की द्वारा। और कोनोबिया जो है ना वो नॉर्मली बोथ अलगी और बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ कैरेक्टर्स है कोइनोबिया का, वो जो है नॉर्मली जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं, दे हैव अ फिक्स नंबर ऑफ सेल्स, उसमें जो है फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जैसे 18, 16, 32, 34 ऐसे। ठीक है, सेल्स जो कि अरेंज होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, वहाँ पे जो है ना पैटर्न एक बना होता है, इसका देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मोटाइल हो सकते हैं वहाँ पे सेल्स, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मतलब वो चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते। अब देखिए यहाँ पे सेल्स जो है ना एक दूसरे से ना मतलब एम्बेडेड होते हैं, म्यूसिलेजिनियस मैट्रिक्स से जुड़े, मतलब कि एक जेली होता है जिसमें वो मतलब एकदम लतर पतर होके रहते हैं वहाँ पे एक साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। देखिए वोल्वॉक्स इसका एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये रहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नॉस्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नॉस्टॉक क्या होता है, नॉस्टॉक जो है एक जीनस है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, और ये जो है ना इसको हम ब्लू ग्रीन अलगी के तौर पे भी जानते हैं, और ये एक माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। और देखिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ये जो है कॉलोनीज में रहता है, फिलामेंट से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये शीथ में रहता है। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक अपीयर होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। ठीक, और ये सेंटीमीटर साइज्ड होता है, मतलब 1-2 सेंटीमीटर का होगा। ये एक नेकलेस की तरह दिखता है, देख रहे हैं आप, ये नेकलेस की तरह दिखता है। अब देखिए यहाँ पे हम हैबिटाट की अगर बात इसकी करें तो देखिए नॉस्टॉक जो है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग हैबिटाट में मिलता है, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, सॉइल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, सरफेस ऑफ रॉक्स, सॉइल, पत्थरों पे, पहाड़ों पे, सॉइल पे, हर जगह मिलता है। देखिए इसका क्या काम होता है, ये जो है ना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, यही सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम में अपना एक महत्व है इसका। ठीक है, और ये ना सिम्बायोटिकली रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहता है। देखिए इसका क्या क्या काम है, फूड में काम होता है, बायो फर्टिलाइजर्स में काम होते हैं, बायोफ्यूल में काम होते हैं, बायो रिमेडिएशन में काम होता है, फार्मास्यूटिकल्स में काम होता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं और एर्किया बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ठीक है,
देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही छोटा और सिंपलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया, मतलब माइकोप्लाज्मा को ना सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है, अभी तक का। और देखिए ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, ठीक है, और ये टाइनेस्ट लिविंग सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये मेंबर है मोनेरा किंगडम का, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा आप। और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ट्रांसमिशन करता है प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टेक्ट के दौरान, और ये ना इन्फेक्टेड पर्सन से आपको भी जो है कोल्ड कफ फीवर वगैरह ट्रांसफर कर सकता है। ये क्या करता है, सॉर थ्रोट, मतलब वो जो हमें गले में खिसखिस होती है सर्दी बुखार के टाइम में, वो कराता है माइकोप्लाज्मा। ब्रोंकिट्स में जो है प्रॉब्लम करता है, निमोनिया वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये सब याद रखेंगे। देखिए आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है ना, बकबैंचो, देखिए आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, और ये जो है ना ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये ना एंशिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ से एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, और ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। ये जो है ना कभी कभी जो है ना इसको जो है सेपरेट करते हैं हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी से, ठीक है। और ये जो है समटाइम इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं किंगडम में भी। और ये जो है हाइपर थर्मोफोबिक होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर लविंग है, मतलब कि हाई टेम्परेचर इसको पसंद है। आर्कियोबैक्टीरिया जो है ना सबमरीन हाइड्रोथर्मल एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे सबमरीन वगैरह घूमते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होती है, ये सब जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ग्रीन अलगी एक ये होता है, ये जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है। ये इसका अर्थ होता है कि ये जो है ना फेजेस में अपने लाइफ को स्पेंड करता है, जिसमें कि हैप्लॉइड होता है, एक्सेप्ट जिसमें जाइगोट या ऑस्पॉड फॉर्मेशन का। और इसमें जो है जाइगोट और ऑस्पॉड इसका डिप्लॉइड होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है स्पर्म और एंथ्रीडा जो है फॉर्म करता है, एग्स होता है ओगोनियम, और जो कि साथ में फॉर्म करते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होते हैं। मियोसिस की बात करें तो जाइगोट जो है मियोसिस करता है जब वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स उसको बनाना होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो कि जू स्पोर्स होते हैं वो जो है स्विंग करते हैं सबस्ट्रेट तक, और फिर क्या करते हैं खुद को उससे अटैच कर लेते हैं, और ताकि वो फिलामेंट्स जो है ग्रो कर सके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो फिलामेंट जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं फ्रैगमेंट्स में, और फिर क्या करते हैं कि वो जो है डेवलप कर जाते हैं एक न्यू फिलामेंट्स में सेल डिवीजन के थ्रू। चलिए तो हम आगे चलते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ अलगी के पास, ठीक। देखिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखिए अलगी का, तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। अलगी जो है नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। वो नॉर्मली क्लोरोफिल कंटेन करते हैं या अलग पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटोनोइड्स, फाइकोब्लिन, ये सब कंटेन करते हैं। ये जो है वेल डिफाइंड उनके अंदर सेल बॉडीज नहीं होते, जैसे कि अलगी के पास जो है ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, और ये जो है थैलस स्ट्रक्चर होता है इनके पास, और ये जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और देखिए ये जो है यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं कभी कभी, या फिर मल्टी सेलुलर स्पीसीज भी हो सकते हैं। ये देखिए सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। फाउंड ये जो है मॉइस्ट प्लेसेस में ज़्यादातर मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल हो गया, सी वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, एक्वेटिक हैबिटाट होता है इनका बेसिकली। देखिए ये जो है स्टोर करते हैं अपना फूड को स्टार्च और ऑयल्स के फॉर्म में। देखिए अलगी जो है ना अपना फूड को रिजर्व करते हैं स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में, ठीक। अब सेल वॉल्स जो इनका होता है वो कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में रह के उन पे फीड करना, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए विथड्रॉ करते हैं कैल्शियम ये पानी से, मतलब कि ये पानी से जो है कैल्शियम मतलब कैल्शियम लेने की शक्ति रखते हैं, कैल्शियम आयन को उसे सेपरेट करने की शक्ति रखते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में जाते हैं। ये तो मैंने पहले एक्सप्लेन ही किया, तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार भी मैंने एक्सप्लेन किया, और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया भी मैंने डिस्कस कर लिया, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम एक नॉर्मल सा बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो जो है
प्रोकार्योटिक होता है, ठीक है। उसमें जो है एक वेल डिफाइंड अच्छा सा बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका जो है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उसके जो ऑर्गेनल्स होंगे, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, राइबोसोम वगैरह हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके आसपास जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होता है, वॉल्स नहीं होते हैं। ये इसमें जो है ना क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना सिंगल क्लोज डीएनए सर्कल के फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मिड इसको बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सॉरी। इसमें जो है ना वो जो है अलग अलग शेप साइज के आते हैं, माइन्यूट स्फीयर्स के भी फॉर्म में वो हो सकते हैं, सिलेंडर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, कोकोइड शेप के हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिलेंडरिकल हो सकते हैं, फिलामेंटस चेन में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बहुत ही टिपिकल बैक्टीरियल सेल का ये डायग्राम है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में अगर आप ये बनाएंगे तो आपको ज़रूर पूरा नंबर मिलेगा। देखिए ये फ्लैजिलम है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये सब इसका जो बाल जैसा निकला वो सीलिया है, उसको खाना वगैरह खाने में हेल्प करता है। ये जो एंडोस्पोर्स है, ये इसका कैप्सूल है, ये पूरा इसको बॉडी को हेल्प करता है सेफ रखने में। प्लाज्मिड है, ये क्रोमोसोम है, ये जो है राइबोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, पीली है इसका, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ बॉटनी। और अगर आपका ये माइनर है या मेजर है बॉटनी तो आप इसको डेफिनेटली इसको याद कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय।